दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ गोदरेज प्रॉपर्टीज के बारे में। देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज बेसिकली इंडिया के एक बड़े रियलिटी सेक्टर के अंदर बिलोंग करते हैं। कंपनी के अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो गोदरेज प्रॉपर्टीज इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट प्रॉपर्टी बिजनेस करने वाला कंपनी है। मतलब एक रियलिटी एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं। इस फील्ड में सबसे बड़े कंपनी है डीएलएफ, जिसका मार्केट कैप करीबन 1.5 लाख करोड़ के ऊपर है। और उसके बाद है मैक्रोटेक डेवलपर, जिसको हम लोग लोधा नाम से जानते हैं, जो है करीबन 1,12,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है इसका। और गोदरेज प्रॉपर्टीज का 58,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। तो गोदरेज ग्रुप की एक बहुत शानदार कंपनी है। गोदरेज प्रॉपर्टीज के ऊपर जब मैंने डीपली रिसर्च किया, तब मुझे पता चला कि गोदरेज कोई छोटा मोटा तो कंपनी है नहीं, उसके साथ साथ प्रॉपर्टी बिजनेस में बहुत तेजी से आगे ग्रोथ करने का कंपनी पॉसिबिलिटी रख रहा है। क्योंकि देखिए, किसी भी कंट्रीज का डेवलपमेंट होने के कारण उस कंपनी के ऊपर सॉरी, उस कंट्रीज में जितने सारे सेक्टर उस फील्ड में काम कर रहे हैं, जिस फील्ड में भी डेवलप होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, उस सेक्टर से एक बहुत बड़ा सेक्टर है रियलिटी सेक्टर। क्योंकि देखिए, आज लोग जिस तरीके से पैसा कमा रहे हैं, लोगों के मन में हमेशा एक ही चीज रहेगा, वो है कोई ना कोई उसका घर रहे, मतलब खुद का एक घर रहे। तो घर करने के लिए, बनाने के लिए उसको किसी न किसी जो रियलिटी सेक्टर के ऊपर काम करने वाला कंपनी है, उसके ऊपर डिपेंडेंसी होना पड़ेगा, क्योंकि वही कंपनी फ्लैट बना सकते हैं, घर भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से चीज़ों के ऊपर ग्रोथ होता है। दूसरी बात, किसी भी कंट्रीज का ग्रोथ होने के बाद उसका टूरिज्म मतलब इंडस्ट्रीज भी ग्रोथ होता है। तो बाहर के लोग बहुत सारे इंडिया में आगे आएगा टूर के लिए, टूरिज्म के लिए। तो रहने के लिए उसको घर के होटल्स की जरूरत पड़ेगा। तो उस इंडस्ट्रीज में भी गोदरेज प्रॉपर्टीज काम कर रहा है। तो बेसिकली देखा जाए तो इस सेक्टर में अभी तो सिर्फ जर्नी शुरू हुआ है। तो रियलिटी सेक्टर में बहुत तेजी से ग्रोथ होने का चांसेस है। देखिए, तेजी से ग्रोथ हो ना हो, इसमें अपकमिंग टाइम्स में एक बहुत बड़ा धमाका होने का चांसेस हो सकता है। तो क्या इस कंपनी के ऊपर इतना बड़ा जो फॉल देखने को मिला, जो कंपनी का प्राइस था करीबन 2024 में जुलाई मंथ में करीबन 3,380 रुपीज के आसपास हाई किए थे, और जो अभी लो किया 52 के लो किया करीबन 1939 के आसपास। तो कहाँ पे 3,000 के ऊपर चला गया था, और यहाँ पे क्या 1900 2000 के आसपास चल रहा है। तो ऑलमोस्ट 1300 1400 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिला। और इसी करेक्शन के वजह से कंपनी के ऊपर ओवरऑल जो डीपली यहाँ पे डाउन ट्रेंड देखने को मिले, वो करीबन करीबन दो देखा जाए तो अच्छा खासा करेक्शन है। तो किस करेक्शन के कारण क्या कंपनी फिर से रिकवरी कर पाएंगे, क्या कोई अपॉर्चुनिटी देखने को मिले, सारे पॉइंट्स इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। सबसे पहले कंपनी के मैं क्वार्टरली रिजल्ट चेक कराऊंगा। देखिए, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको हमेशा दिखेगा, क्योंकि रियलिटी इंडस्ट्रीज में हमेशा इस तरीके से वॉलेटिलिटी होने के पीछे कारण यही है कि डिपेंड करता है इकोनॉमिकली क्राइसिस, और देखा जाए तो सरकार की कुछ मतलब घोषणा है कि अगर सरकार अगर इस सेक्टर को बूस्ट करे, तो सेक्टर बहुत तेजी से ग्रोथ हो सकते हैं। और अगर सरकार ने कुछ गलत डिसीजन ले लिया, तो यहाँ पे बहुत बड़ा दिक्कत आ सकता है। जैसे सरकार ने इस बार गलत डिसीजन क्या लिया कि जितने सारे लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे थे, उसके लिए टैक्स देना पड़ता था। अभी सरकार ने ये बता दिया, जितने सारे लोग प्रॉपर्टीज को बेचेंगे, उसके लिए भी टैक्स देना पड़ेगा। तो ये एक ऑब्वियसली एक नेगेटिव पॉइंट्स है, क्योंकि मान के चलिए मेरे पास कोई भी घर है, अगर उसको मैं बेचना चाहूँ, तो बेचने जो खरीदारी करेंगे उसको टैक्स देना पड़ता था। आज उसको भी टैक्स देना पड़ेगा, और जो बेच रहा है उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। मतलब जो मेरे से खरीदारी करेंगे उसको भी टैक्स देना पड़ेगा, और जो मैं बेचूंगा उसको भी टैक्स मुझे देना होगा। तो ये कम मतलब सरकार के लिए तो फायदेमंद हुआ, मगर पब्लिक के लिए नहीं। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट्स है, जिसका सीधा सीधा इफेक्ट जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज है, जो रियलिटी सेक्टर है, इसके ऊपर सीधा सीधा पड़ा है। तो उसी की एक नज़र या झलक आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लास्ट कुछ फ्यू क्वार्टर्स में देखेंगे तो कंपनी का सेल्स बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा था। उस जगह पे कंपनी के एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, जो लॉसेस में चल रहा था, वो कंपनी प्रॉफिट में तो आया, मगर प्रॉफिट में उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। पहले देखिए, कभी 200 करोड़, कभी 300 करोड़, कभी 123 करोड़, अभी 9 करोड़। मतलब प्रॉफिट में कभी भी आपको ऐसे नहीं दिखेगा कि कंटिन्यूअसली कंपनी मेंटेन कर रहा है। हाँ, कंपनी की जो आदर्श इनकम है, उस बेसिस में कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। मगर इस बार क्या हुआ, पिछले सालों की तुलना से कंपनी का प्रॉफिट तो ज़्यादा हुआ, ये बात तो ठीक है। मगर लास्ट कुछ क्वार्टर्स की तुलना से कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे मार्जिन कम हो चुके हैं। तो
सीधा-सीधा कहूँ कि कंपनी की जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है, उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में वोलेटिलिटी होने के कारण है। और दूसरी बात, कंपनी के साल भर के डेटा देखो। कंपनी के साल भर के डेटा तो मतलब बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि 1 साल में कंपनी अराउंड 30% का सेल्स किया और 122% का प्रॉफिट किया। तो ये आज तक की सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है, तो ये सबसे बढ़िया है। फिर भी कंपनी 21 से 22% के आसपास लॉसेस में चल रहा है। तो क्या इस अपॉर्चुनिटी को हम लोग को एज ए अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखना चाहिए? तो वो भी बताऊंगा। उससे पहले और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे देखिए, कंपनी की अगर वैल्यूएशन के हिसाब से बात करूं, तो कंपनी की एक टाइम पी रेशियो चला गया था 2021 में। लास्ट 5 ईयर्स का डेटा देखूं तो 370 के आसपास, और करंटली कितना चल रहा है? करीबन 36 के आसपास। और कंपनी का एवरेज पी रेशियो कितना है? 89। इसका मतलब खुद के जो वैल्यूएशन है वो बहुत सस्ता हो चुका है। मेरे हिसाब से खुद के पी रेशियो बहुत सस्ता हो चुके हैं। मान के चलिए, मेरा एक दुकान है जहाँ पे जो प्रोडक्ट में 100-150 में बेच रहा था, वही प्रोडक्ट अगर मैं 70-80 में बेचूं, तो मार्केट में जो प्रोडक्ट की कीमत चल रहा है, मान के चलिए 60 रुपीज के आसपास, और फिर भी मैं 70 में बेच रहा हूँ, और मैं पहले उसको 120 में बेच रहा था। तो मेरे हिसाब से तो वो तो सस्ता हुआ ना। मेरे हिसाब से मैं तो उसको सस्ता में बेच रहा हूँ ना। तो इसका मतलब वैल्यूएशन खुद के हिसाब से सस्ता हुआ। क्या इंडस्ट्रीज के हिसाब से सस्ता है? चलो वो भी देख लेते हैं। इंडस्ट्रीज की पी रेशियो 28 है और कंपनी की पी रेशियो 39 है। तो इसकी यहाँ पे इफेक्ट ऑब्वियसली देखने को मिला है। और कंपनी के पास कर्जा भी अच्छा खासा है, क्योंकि जितना कर्जा है उस कर्जे को इजीली वो मिटा सकते हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी डाउट होना चाहिए कि चलो कर्जा बहुत ज्यादा हो गया, कंपनी खतरे में है। ऐसे बिल्कुल नहीं। मानता हूँ कंपनी ने कर्जा लिया, कर्जा इसीलिए लिया क्योंकि कंपनी खुद के बिजनेस को और भी बड़ा करना चाहते हैं, और भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। क्योंकि आप कर्जे के डिटेल्स में देखेंगे तो कंपनी का जो कर्जा है यहाँ पे, मतलब कंपनी जो कर्जा लिया उसमें देखेंगे तो 4,000 करोड़ का लॉन्ग टर्म कर्जा है। मतलब लॉन्ग टर्म बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट है, तो उस 4,000 करोड़ वहां पे कर्जा है। और शॉर्ट टर्म में कर्जा कितना है? करीबन 9,500 करोड़। मतलब कंपनी इस साल के लिए 9,500 करोड़ का कर्जा लिया, और लॉन्ग टर्म 2 साल 3 साल 5 साल कितने सालों के लिए लिया वो तो यहाँ पे डिटेल्स में नहीं दिया गया। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए वो अराउंड 4,000 करोड़ का कर्जा लिया। तो वो कर्जा को धीरे धीरे वो मिटा सकते हैं। इसका मतलब अभी उसको इनिशियली इस कर्जे को मिटाना है। तो चलो वो कर्जा भी देख लेते हैं, क्या सचमुच वो कर्जा मिटा रहा है कि ये सब मतलब सिर्फ कर्जे ही लेते चले जा रहे हैं। देखिए, कंपनी ने जो कर्जा लिया, उस कर्जे को कंपनी धीरे धीरे करके मिटा भी रहा है। ऐसे नहीं कि एकदम मिटा नहीं रहा। हाँ, धीरे धीरे करके मिटा रहा है। तो जितना कर्जा वो मिटाएंगे उतना उसके लिए ठीक ठाक रहेगा। पहले तो ठीक ठाक कर्जा मिटा रहे थे, बीच में कुछ कर्जा मिटाना बंद कर दिया। अभी कोविड के टाइम में सिचुएशन खराब हो गया। अभी देखिए फिर से वो कर्जा मिटाना शुरू किया है। मतलब कंपनी का जो डाउट, मतलब कर्जा लेने के बाद जो दिक्कत आए थे, वो दिक्कत को भी सॉल्व कर रहा है। इसीलिए शायद इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट कर लिया। देखिए, जब मार्केट गिर रहा है उस टाइम एफआईएस सबसे ज्यादा माल बेच रहा है। उस टाइम एफआईएस के ऊपर तो यहाँ पे भी माल बेचना चाहिए। उल्टा क्या हुआ, 28% होल्डिंग से करीबन 30% से भी ज्यादा होल्डिंग कर लिया। मतलब ऑलमोस्ट 2 से 2.5% होल्डिंग यहाँ पे बढ़ा चुके हैं। उसी जगह पे देखिए, डीएस ने भी माल बेचा, सॉरी माल खरीदारी किया। तो माल किसने बेचा? माल बेचा प्रोमोटर ने, और उसका सीधा फायदा एफआईएस, डीएस और पब्लिक ने भी उठाया। तो यहाँ पे एक चीज मैं कहूंगा कि कंपनी में दम है। ऐसे नहीं कि दम नहीं है, क्योंकि जो कंपनी ने कर्जा लिया उस कर्जे को वो इजीली, यहाँ पे इजीली आप देखेंगे कि 4,000 सॉरी टोटल जो 13,000 करोड़ का कर्जा है, उसमें से फिक्स्ड एसेट 10,700 है, और हाथ में फिक्स्ड सॉरी देखा जाए तो मतलब रिजर्व 10,700 है, और कंपनी का फिक्स्ड एसेट 1,000 है। ओवरऑल जो पैसा कंपनी के हाथ में है उस पैसे से वो इजीली काम कर सकते हैं। तो इस सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ इसलिए शेयर किया क्योंकि किसी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले ये पॉइंट्स देखना बहुत जरूरी है। अभी देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि कंपनीज के ऊपर जिस तरीके से कंपनी लगातार गिरते चले जा रहे हैं, जिस तरीके से करेक्शन हुआ, उस हिसाब से 52 वीक लो को वो टच किया। 52 लो को जब भी टच करते हैं तब मुझे एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मुझे एक बेस्ट पॉजिटिव डेटा देखने को मिले, और मेरे हिसाब से एक अपॉर्चुनिटी मुझे देखने को मिले, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप भी अपॉर्चुनिटी लीजिए। आपको मैं जरूर कहूंगा इस तरीके से स्ट्रेटेजीज को मैं फॉलो जरूर करता हूँ। हाँ, रिक्स ही जरूर होते हैं। हर हर मार्केट में हर स्टॉक के ऊपर रिक्स तो है, होता ही है। तो अगर आपको रिक्स लेने का कैपेबिलिटी है, अगर आप इस स्ट्रेटेजीज के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो एक बार आपके एडवाइजर के साथ बातचीत कर लीजिए। मेरे बात सुनकर आप काम मत करिए, क्योंकि मैं आपको यही समझा सकता हूँ कि किस तरीके से मैं काम करता हूँ। मैं आपको ये समझाने का कोशिश नहीं करूंगा कि आपको इसी के ऊपर काम करना है, क्योंकि ये आपके हाथ में है।
देखिए मैंने स्ट्रेटजीज हिसाब से देखूँ तो यहाँ पे 52 लो को टच किया तो यहाँ पे मेरा पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ पे डेटा बने और यहाँ पे जब ऊपर जाकर 52 हाई को टच करेंगे तब यहाँ पे पोजीशन क्लोजिंग होगा। तो पहले ऐसे ऐसे पहले भी हुआ था, आपको मैं बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। देखिए पहले कहाँ पे हुआ, पहले फर्स्ट स्ट्रेटजीज मैच मैच के इस जगह पे, मतलब यहाँ पे कंपनी का फर्स्ट लोअर लो को टच किया और यहाँ से लेकर हाई तक कहाँ पे टच किया, इस जगह पे। तो ओवरऑल जो सिचुएशन क्रिएट हुआ करीबन 22 से 23% के आसपास, और वो भी एक साल लग गया। कोई बात नहीं, एक साल में 22% का गेन मिला, इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकता है। कोविड के टाइम में भी देखिए, कोविड में इतना फॉल हुआ और कोविड में फर्स्ट टाइम टच किया इस जगह से, और यहाँ से अगर मैं टॉप तक देखूँ तो ओवरऑल 80% का जर्नी किया, और वो भी 253 डेज में, मतलब अराउंड 10 मंथ्स के आसपास। तो सॉरी 8 मंथ के आसपास। तो 8 मंथ में 80% का गेन मिलना कोई छोटा मोटा तो है नहीं। तो यहाँ से भी देखिए, यहाँ पे भी एक सिचुएशन क्रिएट हुआ था, यहाँ पे भी जो सिचुएशन क्रिएट हुआ 64% का गेन मिला 194 डेज में। तो बढ़िया यहाँ पे डेटा देखने को मिले, उस डेटा के बेसिस में कंपनी बहुत शानदार जर्नी कर रहा है, बहुत शानदार कंपनी का ग्रोथ देखने को मिले। ऐसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, इस तरीके से सिचुएशन में देखिए, यहाँ पे एंट्री पॉइंट्स यहाँ पे इस जगह पे मिला और बेसिकली यहाँ पे ऊपर तो गया था मगर टच नहीं हुआ। तो हुआ क्या, बेसिकली फर्स्ट जो इसका पॉइंट्स देखने को मिले तो यहाँ पे लॉसेस में देखने को मिले। तो मैं आपको हमेशा कहा हूँ कि लॉसेस में कभी बेचना नहीं है जब तक प्रॉफिट ना मिले, तो कॉस्ट टू कॉस्ट ना आए तब तक बेचना मुझे नहीं है। तो मैं यहाँ पे बेचूंगा नहीं। और सेकंड जो एंट्री मिला कुछ इस तरीके से लेवल से, मतलब इस तरीके से लेवल से बोलना गलत होगा, जहाँ पे फर्स्ट एंट्री हुआ था उस एंट्री से मैं यहाँ पे टेस्ट करूंगा जो 20% कहाँ पे गिरे। तो ओवरऑल 20% इस लेवल तक गिरे। तो 20% जहाँ पे गिरे उस जगह से मैं अगर टारगेट पॉइंट तक देखूँ तो 10% का गेन मिला। और जहाँ पे 20% गिरा था वहां से अगर 20% तक दिखे तो वो कहाँ पे मिला था, कुछ इस तरीके से लेवल्स में। और यहाँ से अगर मैं टोटल फिगर आउट को देखूँ तो यहाँ पे मिला 36% का ग्रोथ। तो इस तरीके से स्ट्रेटजीज को आप प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिसिंग करना, उसके बाद काम करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।